गुड मॉर्निंग। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल की तरफ से आप सबको जोहार। आज हम ट्वेल्थ अकाउंट्स में जो ट्वेल्थ क्लास का अकाउंट्स है, ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट्स में न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे। नया चैप्टर है और जो नया चैप्टर है उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। जानने का यह प्रयास करेंगे कि ये जो चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी का पुनर्गठन कहता क्या है, क्या इसके मतलब एक तरीके से इस साझेदारों के बीच में क्या परिवर्तन होंगे, उन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। जानने का यह भी प्रयास करेंगे साझेदारी का यदि पुनः गठन होता, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो साझेदारों में क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले समझिए कि मान लिया जाए कोई बिजनेस था, कोई बिजनेस है, ये बिजनेस था, ये बिजनेस में क्या हुआ कि इस बिजनेस को मान लिया जाए 2020 में सब शुरू किया था, 2020 में शुरू किया था, बिजनेस चल रहा था चल रहा था चल रहा था। अब क्या किया कि 2020 के बाद 2000 जो आ गया 25, मतलब 20 से 25 तक 24 तक तो वो चलाया। 25 में ये सब क्या डिसीजन लिया जनवरी में कि अब बिजनेस में जो भी पहले के जो समझौते थे, कौन समझौते, जो 2020 में जब बिजनेस स्थापित किया गया होगा, 2020 में बिजनेस स्टार्ट किया गया होगा, तो पार्टनरों के मध्य में पार्टनरशिप डीड हुआ होगा। तो पार्टनरशिप डीड में हम बताए थे, जो पार्टनरशिप डीड में कि पूरा चीज मतलब बिजनेस को चलाने की तौर तरीका का पूरा उल्लेख रहता है, चलाएंगे कैसे, क्या इसका फंडामेंटल होगा, क्या इसका नियम होगा, क्या रूल होगा, सारा चीज का ये इसमें लिखा रहता है ना। तो वो पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड 2020 में हुआ था, उस 2020 के डीड को वो सब क्या करेगा 2025 में समाप्त करेगा, है ना। और समाप्त करने के बाद वो नया से फिर से क्या करेगा, री शुरू करेगा, नया से शुरू करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस वही है, पार्टनर वही है, सिर्फ पार्टनरों के मध्य में जो बंटवारा हो रहा था, पार्टनरों के मध्य में जो पार्टनरशिप डीड था, उस पार्टनरशिप डीड को क्या करेगा, उसका परिवर्तन करेगा। मतलब साझेदारों के मध्य में आपसी समझौते के अनुसार, है ना, जो बंटवारा का तरीका या अधिकार बोलिए, दायित्व बोलिए, उसमें परिवर्तन करेगा। तो जो परिवर्तन होंगे, मतलब जो पहले था 2020 में था, वो 2025 में अब उसके समझौते परिवर्तन हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। मतलब नए सिरे से, सिंपल समझिए कि वही बिजनेस, वही पार्टनर, है ना, ना बिजनेस चेंज हुआ न पार्टनर चेंज हुआ, लेकिन पार्टनरों के मध्य में, पार्टनरों के मध्य में जो समझौते थे वो परिवर्तन हो गए, है ना, बंटवारा का तरीका परिवर्तन हो गया। इसके मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए ए बी सी पार्टनर थे, ए बी सी, अब रहेगा, पहले वो इक्वली बांटते थे, तो यदि इक्वली बांटते थे तो इक्वली बांटेंगे तो 1 = 1। अब लग रहा है कि नहीं, कि अब है, सो अब हम लोग इस बंटवारा को चेंज करके क्या करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 1 करेंगे। तो 2 3 1 करेगा, तो ये इसमें तो 1 पहले मिलता था, इसमें तो नो चेंज, कुछ नहीं हुआ। 1 मिलता था, 3 2 प्लस मिलेगा, है ना, और 1 इसको मिलता, 2 मिलेगा, इसको भी 1 प्लस मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसी बंटवारा को जो परिवर्तन होगा, यही बंटवारा जो परिवर्तन होगा, जो चेंजिंग होगा, उसी को साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। समझ में आ गया, साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं। तो साझेदारी का पुनः गठन, अब हम लोग आगे चलेंगे। क्या कहता है मीनिंग, कहता है साझेदारी
मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म कहता है साझेदारी लाभ के उद्देश्य से साझेदारों के बीच वैधानिक व्यवसाय करने की समझौता है। मतलब साझेदारी जो हम लोग करेंगे, बिजनेस जो करेंगे, वो लाभ के उद्देश्य से ही करते हैं। किसके उद्देश्य से करते हैं? प्रॉफिट के उद्देश्य से करते हैं। कहता है प्रॉफिट समझौता है। इस व्यवसाय को सभी साझेदार या उनके उत्तराधिकारी को सहमति कर सकते हैं। मतलब इस व्यवसाय को, है ना, उनके उत्तराधिकारी को सहमति कर लेते हैं, मतलब इस व्यवसाय को चलाने के लिए सहमति कर लेते हैं। लेकिन समझौता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन से साझेदारी, देखिए मेन पॉइंट बोला, लेकिन समझौता, ये समझौता में किसी भी प्रकार की परिवर्तन से साझेदारी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक तरीका से बोलिए, कोई भी समझौता, कोई भी डीड था, यदि वो समाप्त हुआ तो साझेदारी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाता है जबकि फर्म विद्यमान रहता है। और फर्म क्या रहता है? विद्यमान रहता है। मैंने यही बात बोला आप लोगों को कि पार्टनर भी वही रहेंगे और फर्म भी वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। साझेदारों के बीच में वर्तमान साझेदारों के बीच में वर्तमान जो हम लोग होता है, वर्तमान अग्रीमेंट समझौता, वर्तमान समझौता समाप्त हो जाता है। वर्तमान समझौता क्या होता है? समाप्त हो जाता है और नया समझौता आरंभ हो जाता है। मतलब साझेदारों के बीच में फिर बिजनेस को नया शुरू करेगा, तो जो पुराना समझौते थे, एग्रीमेंट थे, पार्टनरशिप डीड थे, वो समाप्त हो जाएंगे और नया समझौते शुरू होंगे। क्या होगा? नया समझौता शुरू होगा। तो वही कहता है कि आरंभ हो जाते हैं। समझौते में परिवर्तन साझेदारों के बीच संबंध में परिवर्तन कर देता है। बिल्कुल, साझेदारों समझौते में यदि परिवर्तन होगा, साझेदारों के बीच में संबंध भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। यदि साझेदारों के बीच में समझौता, यदि है ना, साझेदारों के बीच में संबंध परिवर्तन होता है, तो एक तरीका से समझिए, समझौता परिवर्तन होता है तो संबंध भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, है ना। इस प्रकार साझेदारी में परिवर्तन को साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं। मतलब कहता है कि साझे पार्टनर है, मान ले ए बी सी है, ए बी सी समझौता किया था, ये सब समझौता किया था, डीड किया था। ये डीड में यदि वो चेंज हो जाता है, यदि डीड में क्या हो जाता है? चेंज कर देता है, तो ये क्या चेंज कर देता है कि बिजनेस भी वही है, पार्टनर भी वही है, और यदि इस सब में समझौता, पार्टनरशिप डीड में यदि परिवर्तन कर देता है तो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। साझेदारी का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोग को समझ में आ गया होगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहता है कि साझेदारों के मध्य में समझौते, है ना, पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन होने से साझेदारों के डीड में, समझौते में परिवर्तन होने से उनके संबंध में परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने यही बताया कि बिजनेस वही रहेगा, पार्टनर वही रहेंगे, सिर्फ साझेदारों का बंटवारा परिवर्तन करेगा, दायित्व को परिवर्तन करेगा, कर्तव्य को परिवर्तन करेगा। मतलब एक तरीका से बोलिए, आपसी समझौते में चेंजिंग करेंगे, आपसी समझौते चेंजिंग हो जाएंगे, उसी को साझेदारी का पुनः गठन करते हैं, है ना। आगे चलेंगे, साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं। कहता है, ध्यान दें, साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, देखिए मेन पॉइंट बोल रहा है, साझेदारी फर्म की विद्यमानता, बोले ये बिजनेस है, बिजनेस फर्म है और ये पार्टनर है, ये बिजनेस को कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिजनेस जो है वही रहेगा, है ना। प्रभावित किए साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इस साझेदारी फर्म का पुनः गठन या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब ये बिजनेस जो था वही था, पार्टनर भी वही थे, पार्टनरों के बीच में समझौता जो चेंज होगा, समझौते से पार्टनरों में क्या हो जाएंगे, किसी पार्टनर के बंटवारा का तरीका चेंज हो जाएगा, कोई पार्टनर कम लेगा, कोई पार्टनर देगा, कोई पार्टनर, है ना, तो
तो ये सारे चीज जो परिवर्तन होते हैं उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। साझेदारी का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। साझेदारी का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में किया, कब कब हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन करेंगे, मतलब समझिए साझेदारी का री से स्टार्ट करना, दोबारा मतलब तरीके से स्टार्ट कर, बिजनेस वही है, पार्टनर वही है ना, खाली साझेदारी का तरीका जो संलेख अग्रीमेंट होता है, जो समझौता है, पुराना को भंग करके फिर नया से शुरू करना, पुराने को भंग करके फिर नया से शुरू करना। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, किन परिस्थिति में हम पुराना को भंग कर देंगे, पुराने समझौते को खत्म कर देंगे, फिर नया समझौता करेंगे, किन परिस्थितियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पहला है, कहता है चेंज इन द पीएल शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मतलब चेंज इन पीएल मतलब बंटवारा का तरीका चेंज करेगा। मैंने यही बोल रहा था कि यदि साझेदारों के मध्य में बंटवारा जो बांटने का तरीका यदि चेंज कर रहे थे, यदि पहले कुछ बांटते थे अब कुछ बांटते हैं, है ना, तो साझेदारी का क्या हो जाएगा, जो समझौते थे पहले वाले वो रद्द करने पड़ेंगे, फिर नया से समझौता करना पड़ेगा, है ना। तो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। दूसरा, यदि कोई पार्टनर में नया पार्टनर एडमिट कर जाता आ जाता है, मतलब पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, नया पार्टनर एगो डी को हम यदि लाना चाहते हैं, नया पार्टनर किसको लाना चाहते हैं, डी को यदि लाना चाहते हैं, ये एडमिशन कराना चाहते हैं, तो एडमिशन कराना चाहते हैं, तो अब सीधा समझिए कि यदि कोई पार्टनर आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा, तो अब कितना पार्टनर इसमें हो गया, ए हो गया, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, 4 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी डी। अब समझिए ए बी हो पार्टनर हो गया, बी हो गया, सी, पहले समझौते हुए थे वो 3 पार्टनर के अनुकूल हुए थे, अब समझौते कितने पार्टनर में करने पड़ेंगे, 4 पार्टनर। तो सिंपल ही है कि जो पहला जो समझौता था जो 3 पार्टनर वाला वो रद्द हो जाएगा, फिर नया से वो बिजनेस का पार्टनर का समझौते एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड करना पड़ेगा। आगे कहता है यदि कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, यदि मान लिया जाए भी ये भी इसमें बी भाग जाएगा, मान लिया रिटायर कर गया, तो ये और सी बांटेगा, कौन कौन बांटेगा, ए प्लस सी। तो पहले 3 में बंटवारा होता था, अब 2 में बांटना पड़ेगा, तो पहले का समझौता फिर क्या हो जाएंगे, रद्द करने पड़ जाएंगे। ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन कहता है यदि कोई पार्टनर डेथ हो जाए, डेथ मर जाए, जिस प्रकार रिटायर करके भाग गया, अब डेथ मतलब जो उसका मृत्यु हो गई, तो मृत्यु यदि हो गया तो ये हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, बस वही फिर समझौता रद्द करना पड़ेगा। आगे कहता अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो जाए। मान लीजिए एक बिजनेस था, एक बिजनेस है ना, एक बिजनेस मान लीजिए ए बी और सी तीनों पार्टनर मिलके एक बिजनेस चलाते थे, एक बिजनेस चलाते थे। अब ए बिजनेस तो चल रहा था, है ना, अब क्या किया, ये पार्टनरशिप जो पार्टनर थे, एक बिजनेस एक और था, मान लिया ये बिजनेस राम लिमिटेड का है, ये मोहन लिमिटेड का है। अब मान लिया जाए राम और मोहन दोनों मिल के एक बिजनेस को क्या किया, मिल गया, तो दोनों मिल जाएंगे, तो पहले एक बिजनेस के लिए एबीसी समझौता किया था, अब दोनों बिजनेस मिल के करना पड़ेगा, तो भी क्या होगा, पार्टनरशिप डीड को समाप्त करके फिर नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। मतलब पार्टनरों में समझौते में जो परिवर्तन हो जाता है, बंटवारा का तरीका में चेंज हो जाता है, एडमिशन हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा या डेथ हो जाएगा, और 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिल जाएगा, तो हम लोग साझेदारी का क्या बोलते हैं, पुनर्गठन करना पड़ेगा, फिर नए नए समझौते, नए तरीके, नए उमंग से बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए अब पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक कहता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो कहता है एग्जिस्टिंग पार्टनर में साझेदारों में जो अभी बताए हम लोग, क्या बताए, अभी हम लोग बताए, क्या बताए, साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर।
परिवर्तन होंगे तो क्या क्या हम लोग पहला बता रहे हैं कि ये लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहा है। मतलब ए बी सी पार्टनर में थे, अब पार्टनर ये समझौते जो पहले किए थे वो रद्द करके उसी बिजनेस को न्यू बिजनेस नया तरीका से समझौता डीड करना पड़ेगा, नया तरीका से डीड करना पड़ेगा। तो नया तरीके से डीड करेंगे तो क्या होगा, तो कहता है साझेदारी में पुनः गठन के फलस्वरूप किसी साझेदार की हिस्सेदारी बढ़ जाती है या किसी साझेदार की घट जाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि पहले का जो समझौते थे और जो अब के समझौते करेंगे तो किसी साझेदार का हिस्सा क्या होगा, घट जाएगा, और किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ जाएगा। किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ जाएगा या किसी साझेदार का हिस्सा क्या होगा, घट जाएगा, है ना। अथवा साझेदारी का नवीकरण होता है या नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है, या कोई साझेदारी का नया होता है या किसी साझेदार का क्या होता है, प्रवेश करता है। मतलब कोई साझेदार आ गया या समझौता चेंज हो गया तो साझेदारी इन परिस्थितियों में हमको क्या करना पड़ता है, साझेदारी का पुनः गठन करना पड़ता है। इन सभी परिस्थितियों में क्या करना पड़ता है, साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं या साझेदारी का पुनः गठन करते हैं। और इस स्थिति में साझेदार फर्म के लाभ या हानि, हिस्सेदारी या संसाधनों के परिवर्तन के द्वारा साझेदारी का पुनः गठन हो जाता है और फिर से नया तरीका से बिजनेस, है ना, अन्य संसाधनों के तरीका से लगा के या न्यू तरीका से बिजनेस करते हैं तो हम लोग साझेदारी क्या होता है कि पुनः गठन हो जाता है, फिर नया से रीस्टार्ट हो जाता है। इसके पुनः गठन की लेखा पुस्तकों में निम्नलिखे या संयोजन हो जाते हैं। मतलब यदि साझेदारी का पुनः गठन कर रहे हैं, लाभ हानि का परिवर्तन किए तो साझेदारी का पुनः गठन करना पड़ेगा। सिंपल समझिए, लाभ हानि बंटवारा जो हो रहा था, यदि बंटवारा में आपसी समझौते के अनुसार हम लोग चेंजिंग किए, आपसी समझौते के अनुसार क्या किए, चेंजिंग किए, तो चेंजिंग किए तो पहले का डीड समाप्त होके फिर नया डीड हम लोग नया समझौते तैयार किए। तो नया समझौते तैयार करेंगे तो क्या क्या समझौते तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजिंग आएगा। तो पहला है क्या क्या आएगा, तो पहला हम लोग को है यह है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। पहले हम लोग नया रेशियो निकालेंगे, नया तरीका देखेंगे कि नया रेशियो पहले क्या था और अब क्या होगा, तो नया रेशियो पहले हम लोग निर्धारित करेंगे। बिल्कुल। दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो, और तीसरा होता है गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब कौन पार्टनर देगा और गेन पार्टनर मतलब कौन पार्टनर पाएगा, कौन पार्टनर त्याग करेगा। मतलब समझौते में यदि समझौते में किसी पार्टनर का हिस्सा बढ़ जा रहा है और किसी पार्टनर का हिस्सा घट जा रहा है, जिसका हिस्सा बढ़ जाएगा जिसका हिस्सा घट जाएगा तो एक पार्टनर त्याग करना पड़ेगा। तो जब एक पार्टनर त्याग करेगा तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा, उसका गेन करेगा। मतलब एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, दूसरा पार्टनर उसको प्राप्ति करेगा, मतलब प्राप्त करेगा। तो ये है कि एक पार्टनर समझौते के माध्यम में तो कोई सैक्रिफाइस करेगा तो अगला पार्टनर क्या करेगा, गेन करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल जो होगा उसका हम लोग लेखा करेंगे। मतलब पुराना का जो बिजनेस का था सारा चीज हम लोग चेंजिंग करें। अगला शेयरिंग रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट, यदि रिजर्व में पैसा रखें, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, शेयर करेंगे, शेयरिंग कर बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, है ना, और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, ये है पार्टनर कैपिटल। मतलब कि यदि साझेदारों के मध्य में लाभ हानि का बंटवारा में परिवर्तन करता है, समझौते के अनुसार यदि परिवर्तन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, समझौते के अनुसार यदि परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग एक ही चीज क्या करेंगे, ये सारे चीज हम लोग क्या करना पड़ेगा, पुराना बिजनेस को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पुराना बिजनेस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब पुराना बिजनेस को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो किस ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले है, चलिए आगे चलेंगे। कहता चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर
है ना। पहला, जब पुराने वर्तमान लाभ हानि अनुपात परिवर्तन कर लेते हैं तो किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है, किसी साझेदार के हिस्से में कमी होती है। ऐसी दशा में अधिशेष लाभ को प्राप्त करने वाला साझेदार अपनी अधिशेष साझेदारी का भुगतान अन्य साझेदारों को उनके बलिदान के लिए या हिस्से के क्षतिपूर्ति देकर करेंगे। यदि कहता है कि यदि मेरा हिस्सा है, यदि हमको देना पड़ेगा, तो एक तरीका से समझिए कि हम अपना त्याग कर रहे हैं हिस्सा, तो एक तरीका देखिए कि बलिदान दे रहे हैं, मतलब अपना हिस्सा काट के किसी को देना बिजनेस में, तो एक बलिदान की तरीका से होता है। अब समझ जाइए कि मान लिया जाए अभी पहले हमको ज़्यादा मिलता था, अब हमको कम मिलेगा, इसके मतलब है कि अपना हिस्सा हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अपना हिस्सा हम छोड़ेंगे तो एक तरीका बलिदान की तरीका से काम बलिदान करना पड़ा हमको, है ना। इसके बलिदान के लिए किए गए हिस्से की क्षतिपूर्ति देकर करेगा, बलिदान के दिए गए हिस्से के क्षतिपूर्ति देकर करेगा। इसे सैक्रिफाइस रेशियो, बलिदान अनुपात, है ना, सैक्रिफाइस रेशियो मतलब त्याग अनुपात, है ना, के परिवर्तन की दृष्टि से एसेट तथा लायबिलिटी के पुनः मूल्यांकन का संयोजन, गुडविल का संयोजन, है ना, रिजर्व इन लाभों का संयोजन किया जाता है। कहता है इसी को देखते हुए इसी को हम लोग परिवर्तन करते हैं। क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या बंटवारा होंगे, तो सबसे पहले बंटवारा क्या होगा, रिजर्व का बंटवारा करेंगे, गुडविल का बंटवारा करेंगे, है ना, संपत्ति एसेट्स और लायबिलिटी में जो री किया होगा, जिसका वैल्यू बढ़ा होगा घटा होगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनरों के बीच में बंटवारा हम लोग करेंगे। कहता सैक्रिफाइस रेशियो, बलिदान बोलिए या त्याग बोलिए, एक ही चीज है जी। बलिदान रेशियो बोलिए, त्याग रेशियो, बलिदान मतलब दे देना, त्याग मतलब त्याग रेशियो जब पुराने या वर्तमान साझेदार अनुपात में या नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का कुछ हिस्से लाभ छोड़ते हैं तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं या बलिदान त्याग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। मतलब यदि कोई पार्टनर, पुराना पार्टनर या वर्तमान पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ देता है, अपना हिस्सा दे देता है, तो उसी को हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्ट में हम लोग सैक्रिफाइस एस और एस से सैक्रिफाइस आर से रेशियो बराबर ओ आर माइनस एन आर लिखते हैं। ओ आर मतलब ओल्ड रेशियो, ओ से ओल्ड, आर से रेशियो, एन से न्यू और आर से रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस क्या लिखते हैं, न्यू रेशियो। अब आगे कहता है सैक्रिफाइस रेशियो का महत्व क्या होता है। इस अनुपात का उपयोग पिछले साझेदारों के बीच गुडविल के वितरण के लिए किया जाता है। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो को जो बंटवारा करेंगे, ये किसके लिए उपयोग होगा, गुडविल के लिए होगा। किसके लिए होगा, गुडविल के लिए होगा। समझ में आ गया, इसका उपयोग गुडविल के लिए किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। दूसरा है क्या है, गेनिंग रेशियो। दूसरा क्या है, गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब उसमें त्याग कर रहा था तो जो त्याग करेगा वो तो अपना हिस्सा छोड़ दिया, बलिदान दे दिया, त्याग कर दिया। अब अगला क्या है, उसको प्राप्त करेगा, मतलब रिसीव करेगा। लाभ प्राप्ति लाभ अनुपात के ठीक विपरीत है। लाभ प्राप्ति अनुपात, है ना, त्याग अनुपात के ठीक विपरीत है। त्याग अनुपात के क्या है, विपरीत है। जब वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो इस या उस साझेदार के लाभ हिस्से में वृद्धि होती है। किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है या किसी साझेदार के हिस्से में कमी होती है ना। तो अथवा जब किसी फर्म में कोई साझेदार सहयोग छोड़ देता है, तो जो साझेदार पुराने अनुपात में वृद्धि हुए लाभ के हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो उस अनुपात को गेनिंग रेशियो कहते हैं। कहता है कि जो एक पार्टनर अपने हिस्से के छोड़ देते हैं और दूसरे पार्टनर के हिस्सा, मतलब दूसरा पार्टनर में वो क्या होता है, छोड़ते हैं, दूसरा पार्टनर गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा पार्टनर का हिस्सा क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है और बी है, ये 3 में बंटवारा करता था, अब ये 2 में बंटवारा करता था। अपना एक हिस्सा ये छोड़ के इसको दे दिया, इसको 1 हो गया, इसको क्या हो गया, 2 हो गया, अब इसका क्या हो गया, 3। अब ये अपना हिस्सा 1 क्या हुआ, छोड़ दिया,
इसका मतलब ये त्याग कर दिया, और बी जो था इसके हिस्से में जुड़ गया, तो बी क्या कर दिया, गेन कर दिया। इसका मतलब इसके हिस्से की में कमी हो गया, क्यों, 3 से 2 हो गया, और इसके हिस्से में वृद्धि हो गया, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो ये त्याग किया और ये गेन किया। यही कहता है कि उसके हिस्से में वृद्धि, एक का हिस्से में क्या होता है, कमी हो जाता है, एक हिस्से में वृद्धि हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। देखिए कहता है फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो बराबर, गेनिंग रेशियो बराबर कहता है न्यू रेशियो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशियो। मीनिंग देखिए नए अनुपात का उपयोग सैद्धांत के अथवा उसके ग्रहण, अवकाश ग्रहण, हाँ अवकाश ग्रहण करने पर या प्राय ग्रहण करने वाले साझेदार की गुडविल या हिस्से देने के लिए किया जाता है। मतलब इस गेनिंग रेशियो का यदि कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर कर रहा है, जा रहा है, तो उसको गुडविल देना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, गुडविल देना है, तो देने के लिए जिस रेशियो का प्रयोग होगा वो गेनिंग रेशियो निकाल के, गेनिंग रेशियो निकाल के उसके हिस्से को देंगे। तो गेनिंग रेशियो बराबर जी आर बराबर क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो करेंगे, लिखेंगे। अब आगे चलेंगे, चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बी पार्टनर है, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या है, ये बी पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, ये और बी पार्टनर है, 3:2 में बंटवारा करते हैं, तो 3 + 2 आप लोग जानते हैं बराबर कितना हो जाएगा, 5, 5 में 3/5 इसका हो गया, 3/5 हो गया, ये कितना हो गया, 2/5 हो गया, 3/5 और 2/5। ये पहले दिया हुआ है, तो ये ओल्ड रेशियो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो है, अब ओल्ड रेशियो ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल 2015 को दे एग्री शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अब ये सब डिसीजन किया कि नहीं, ये भी ही डिसीजन किया कि पहले 3:2 में बांटते थे, अब हम लोग इक्वली बांटेंगे, क्या बांटेंगे, इक्वली। तो न्यू रेशियो अब नया हो गया, न्यू रेशियो बांटेंगे इक्वली, क्या बांटेंगे, इक्वली। तो इक्वली मतलब ए और बी का क्या हो जाएगा, इक्वली मतलब 1 = 1। फिर उसी प्रकार हम लोग भिन्न में बदलेंगे, 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 2। तो क्या हो जाएगा, ए का 1/2 और बी का 1/2, ये हम लोग को निकल गया क्या, न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो, हम लोग गेन कौन करेगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा। तो इसमें फार्मूला सैक्रिफाइस रेशियो बराबर, फार्मूला एस से सैक्रिफाइस, आर से रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखेंगे ए का ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1/2। और ओल्ड रेशियो ए का देखिए, ए का ओल्ड रेशियो ये है, ए का ओल्ड रेशियो मतलब न्यू रेशियो ये है। तो ओल्ड में क्या घट रहा है, न्यू में घट रहा है। अब इसको देखिए, ये भिन्न का घटाव हो गया, क्या हो गया, भिन्न का घटाव। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 × 2 = 10 होगा, और 5 को 2 2 3 6 माइनस 5, तो 1/ क्या हो गया, 10। ये जो आया हम लोग को देखो ये प्लस में आया है ना। अब उसी प्रकार बी का निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है, देखिए बी का ओल्ड रेशियो ये है और इसका न्यू रेशियो ये है। फार्मूला कहता है कि ये फार्मूला है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस इसका 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, फिर 5 × 2 = 10 होगा, 5 4 माइनस 5 = माइनस 1/10। इसके मतलब ये का आया, देखिए ये का जो आया था 1/10 और बी का जो आया माइनस 1/10। अब देखिए जो प्लस में आता है वो सैक्रिफाइस करता है, जो माइनस में आता है वो गेन करेगा। तो गेन करेगा मतलब प्राप्ति करेगा। तो ये समझ में आ गया, जो माइनस में आएगा वो गेन करेगा
और जो प्लस में आया वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस। प्लस मतलब वो ज़्यादा ले रहा था, है ना, गेन मतलब वो कम ले रहा था, उसको प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों को ये आंसर हो गया कि ये सेक्रीफाइस करता है और बी गेन करता है। तो इस तरीके से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो 100% तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा कि हाँ ना, कि ये बता दिया सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, किस तरीके से होगा, है ना, किसको ओल्ड रेशियो मानते हैं, किसको न्यू रेशियो मानते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे देखेंगे, है ना। अब अगला क्लास में इससे अगला जो होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।